अभी मैं आपको वो सारे बेसिक टर्म्स समझाने जा रहा हूँ जिनका रोल बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल रिलेशन से ग्रिप बनाने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए। तो ये शब्द जब आप समझ जाएंगे, ये वोकैबुलरी बेसिकली आईआर की है, हर एक आंसर में इन वर्ड्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा। तो इन वर्ड्स को आपको यूज़ करने आना चाहिए, आंसर में लिखने आना चाहिए, और इनका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ वर्ड्स अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ये अपने आप में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब इनको आप समझ लेंगे तो फिर फुल फ्लैज आईआर पढ़ना आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए पहला शब्द आपके सामने है स्टेट। ये मैंने पहले बताया था आपको, तो पहले आप बताइए स्टेट क्या होता है। देखिए आप लोगों ने ये सुना होगा ना कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या थे, हंटर एंड गैदरर्स थे। नहीं, वो हंटिंग गैदरिंग का काम करते थे, बाद में हम सोशल लाइफ में आना शुरू हुए। तो अगर आप प्री हिस्ट्री में जाएंगे, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो हमारा काम क्या था, हंट करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, वहीं रहना, और फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम मूव करते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, कहीं भी नोमैड, कहीं भी सेटल हम नहीं होते थे। लेकिन समय के साथ जब मैनकाइंड या ह्यूमन रेस ने सेटल होना शुरू किया, सेटल मतलब एक जगह रुकना, रुके, फिर वहाँ पर धीरे धीरे फार्मिंग करना शुरू किया। और फार्मिंग अपने आप में एक रीज़न था सेटल लाइफ के लिए। अरे अगर आप एक बार किसान बन गए तो आपकी भूमि वहाँ पर है, अब आप बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते। आप अपने में रिलेशन में चेक कर लीजिए कि अगर आप में से कई लोग अगर गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके कोई चाचा मामा ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी गांव में खेती करते हैं, तो वो लोग बहुत बार शहर नहीं आ पाते। रीज़न क्या है, वो खेती कौन देखेगा वहाँ पे उनकी, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री करते होंगे, गाय भैंसें होंगी, उनको पालन करना पड़ता होगा। इसका मतलब वो काफ़ी कुछ फिक्स हो चुके हैं गाँव में, उनको समय समय पर अलग अलग क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करनी होती है, तो वहाँ से ज़्यादा रिलोकेट वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने मैन रेस ने, हमारी मैनकाइंड ने जब कल्टीवेशन करना शुरू किया तो हम लोग भी एक जगह रुकना शुरू हुए। अब जब कल्टीवेशन होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो फार्म लैंड्स बढ़ना शुरू हुए। ह्यूमन बींग्स ने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू किया उसके इर्द गिर्द, और स्टार्टिंग में हमने ये खेती वहाँ करी जहाँ पे आसपास क्या थी, नदियाँ थी। आप देखिए जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो कहाँ पर हैं, नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स, नदी किनारे तो हैं, क्योंकि खेती करने तुमको पानी चाहिए और तुमको पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो आपको कहाँ मिलेंगी, रेगिस्तान में मिलेंगी क्या, नहीं, नदियों के किनारे मिलेंगी। तो पहले हम लोग वहाँ बसना शुरू हुए। तो जब बसना शुरू हो गए, उसके बाद जब लोग वहीं पे बढ़ना शुरू हुए, अब एक नीड आई कि हमें प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, क्योंकि अकेले अकेले हम लोग हैं नहीं ग्रुप में, और भी बहुत से लोग हैं। कभी वो हम पे अटैक कर दें, हमारे एनिमल्स पे अटैक कर दें, हमारे फैमिली मेम्बर्स पे अटैक कर दें, हमारे खेतों पे कब्जा कर लें, तो किसकी आवश्यकता तुमको पड़ेगी अब, एक मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, शासन की पड़ेगी। और एक ऐसा शासन जिस पे कोई प्रश्न ना उठाए, मतलब वो जितने भी लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पर, वो सब लोगों की बात माने, किसकी, उस शासन प्रशासन की, ठीक है। तो यही हुआ बेटा, एक जगह जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो उसको हमने पहले क्या बोला, वो जो जगह थी उसको हमने कहा टेरिटरी। उस टेरिटरी में कौन थे, अलग अलग पॉपुलेशन, ह्यूमन रेस, ये वो लोग थे जो एक जगह फिक्स हो गए आकर, क्योंकि इन्होंने पे क्या करना शुरू कर दिया, खेती। हो सकता है यहाँ पे आसपास कोई नदी बहती थी, रिवर, यहीं पे इन्होंने अपने अलग अलग पैचेस ऑफ लैंड, मतलब खेत बनाकर खेती करना शुरू कर दिया और यहीं पे रहना शुरू कर दिया। तो ये एरिया क्या बन गया इनका, टेरिटरी, और ये लोग क्या बन गए इसके, पॉपुलेशन। अब इसको मैनेज करने के लिए, या ऐसा ना हो कहीं दूर से कुछ लोग आए इन पे अटैक कर दें, कब्जा कर लें, और यहाँ की चीज़ों को देख रेख करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना, या एक सिस्टम चाहिए ना। वो सिस्टम क्या बनी, गवर्नमेंट। उस ज़माने में कबीले के हेड लोग बन जाते थे, राजा। राजा का विकास ऐसे ही हुआ। राजा भी उस ज़माने में क्या था, गवर्नमेंट तो था। गवर्नमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राजा मोनार्की ये भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही तो है।
तो राजा का यहाँ से कुछ लोगों ने राजा को चुना, और फिर राजा ऐसा हो जिसकी बात सब लोग माने। मतलब किस नाम का राजा, जब लोग उसको डिफाई करते हैं सब खड़े खड़े बात ही ना माने उसकी, मतलब उसका क्या होना चाहिए, सॉवरेनिटी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ बाहर के लोगों के डोमिनेंस में राजा कभी ना आए। कल कोई व्यक्ति इनसे कहे राजा सुनो हम अटैक करेंगे तुम हटो यहाँ से, राजा के हाँ आओ तुम आए तो है, या ये राजा को बाहर के लोग इन्फ्लुएंस करें कि अपने यहाँ ऐसे ऐसे काम करो। अगर राजा इनके इन्फ्लुएंस में तो राजा के पास प्रभुता नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है। तो सॉवरेनिटी जब राजा के पास आ जाएगी, या जो भी गवर्नमेंट है यहाँ पे, और जो लोग हैं और जो टेरिटरी है, तो टेरिटरी, लोग, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये चारों शब्द मिलकर क्या बना देते हैं, किसी जगह को स्टेट बन जाता है। तो स्टेट इज नॉट अ नेचुरल कंस्ट्रक्ट, इट्स अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। हमने बनाया है ये शब्द स्टेट, नेचर ने नहीं बनाया है, ठीक है। इट्स अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, मैन मेड चीज़ है ये स्टेट। तो इट्स अ पॉलिटिकल एसोसिएशन दैट हैज़ अ डिफाइंड टेरिटरी विद परमानेंट पॉपुलेशन, मतलब नोमैड्स नहीं है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, सेटल्ड है वहाँ पे, परमानेंट पॉपुलेशन, एंड टू बी गवर्नड बाय, मैनेज करने के कौन, एक गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट कैसी है, सॉवरेन। तो देखिए टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है ना, चारों चीज़, ये चारों चीज़ क्या बनाती हैं, एक स्टेट। स्टेट समझ गए क्या हो गया। अब एक आपने आर्टिकल 12 पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में, वो भी क्या है, स्टेट। लेकिन उस स्टेट में आप इसको देखते हैं, उसमें बस आप इसकी बात करते हैं, सरकार की। और मैंने बताया था और आपने खुद भी पढ़ा होगा कि आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैक्ड बॉडी, गवर्नमेंट फंडेड बॉडी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडी, यही है स्टेट, ठीक है ना। लेकिन आईआर के कॉन्सेप्ट में, या पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट में, या पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, स्टेट का मतलब ये चारों चीज़ें होती हैं, दिख गया, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, फाइन। तो जब भी आप ये वर्ड कई बार सुनते होंगे, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, सुना है कई बार। कई बार जब आप कोई आईआर की न्यूज़ पढ़ते हो, आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वैसे भी इस समय आईआर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। रशिया यूक्रेन वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी फिर देखो मिसाइल दाग दी गई थी, वो ब्रिज उड़ा दी, हैप्पी बर्थडे बोलकर ट्रम्प को। ट्रम्प ने कहा ये लो रिटर्न गिफ्ट, कुछ मिसाइलें डाल दी गई अंदर। इधर अपने जयशंकर साहब भी बहुत एक्टिवेट हैं। मतलब लगातार इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। आईआर बहुत डायनेमिक होता चला जा रहा है। इस पर ग्रिप रखने के लिए आपको लगातार डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इन आर्टिकल्स को एटलीस्ट रीड करना पड़ेगा। तो जब भी आप ऐसे आर्टिकल्स रीड करेंगे तो कुछ कुछ वर्ड्स वहाँ पे आएंगे, वो सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ, ताकि जब आप वो अपने से कभी भी आर्टिकल पढ़ें, वो न्यूज़पेपर पढ़ें या वो मैगजीन पढ़ें और ये वर्ड सामने आए, तो आप उन चीज़ों को वहीं समझ जाएँ। स्टेट अब जब भी कहीं सामने आकर समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही कई वर्ड स्टेट अकेले नहीं आता, स्टेट एक्टर्स लिख के आता है, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सामने आता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, जब मैं आपको पहले बताऊंगा एक्टर क्या होता है, फिर एक्टर और स्टेट को जोड़ के समझा देंगे, ठीक है। सॉवरेनिटी क्या होती है जानते हैं आप लोग, क्या होता है सॉवरेनिटी? कोई भी एक्सटर्नल हेजेमनी, एक्सटर्नल डोमिनेंस, ठीक है, बाहरी शक्ति कोई भी आप पे प्रभाव ऐसा ना होना, उसका एब्सेंस होना, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रभुता, ठीक है। सॉवरेनिटी इट मीन्स द सिचुएशन ऑफ एन एब्सेंस ऑफ एन अथॉरिटी हायर देन द स्टेट। स्टेट में जो गवर्नमेंट है उससे बड़ी अथॉरिटी उस जगह पे नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये टेरिटरी थी, ये लोग रह रहे थे, राजा था और राजा सॉवरेन था। इसका मतलब क्या कि राजा के ऊपर यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति या यहाँ का व्यक्ति राजा को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो स्टेट सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेनिटी को कहते हैं। तो सॉवरेनिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ एन अथॉरिटी विच इज हायर देन द स्टेट, ठीक। इट मीन्स स्टेट हैज द फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स विदाउट बीइंग आंसरेबल टू एनी अथॉरिटी अबव इट। क्या मोदी जी को पहले फ़ोन लगाना पड़ता है ब्रिटेन, राजा जी से पूछना पड़ता है क्या कि सर ये डील साइन कर लें, क्या आरसीईपी से बाहर निकल जाएं, यहाँ सिग्नेचर कर दूँ, ये पैक्ट कर दूँ क्या?
या अपने यहाँ ये बिल पास करूँ कि ना करूँ, पूछना पड़ता है? नहीं। मतलब कोई भी अंदर के फैसले और बाहर के फैसले लेने के लिए हमें किसी बाहर की अथॉरिटी से या किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज़ आंसरेबल टू द पीपल। इलेक्शंस में हो जाता है ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा जनता के प्रति जवाबदेही हो। मोनार्की भी तो होती है, राजा है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी हर तरह की होती है। हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में आ जाती है, जरूरी नहीं हर जगह डेमोक्रेसी हो, ठीक है। तो सॉवरेनिटी का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि जो भी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट चला रहा है, उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी वहाँ पर नहीं काम करती। वो खुल के अपने फैसले ले सकता है, चाहे अंदर के मतलब स्टेट के अंदर के या बाहर के। बाहर के मतलब विदेश नीतियाँ जो बनानी हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ जो लेनी है, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा डोमिनेंस एक्सटर्नल इंटरनल नहीं रहेगा। तीसरा वर्ड देखिए, सिक्योरिटी, सुरक्षा। सिक्योरिटी क्या होती है जानते हैं आप लोग? क्या होती है? हाँ, कोई थ्रेट का ना होना, कोई खतरे का ना होना, मतलब ये कहना कि हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी है, वी आर सिक्योर, ठीक है। अभी ऊपर आपने देखा था एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन, कि कोई जो स्टेट है उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं बना सकता, ना बाहर का ना अंदर का। ऐसी सिक्योरिटी मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी थ्रेट, खतरे का ना होना, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले हम खतरे को क्या मानते हैं? हम अपना सिक्योरिटी की बात करते हैं, मतलब एट दी माइक्रो लेवल, सबसे नीचे लेवल पे सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? ह्यूमन सिक्योरिटी, कि जो देश में लोग हैं, हम और आप हैं, हम लोग जब भी अपने काम करने के लिए बाहर अंदर बाहर जाएं, काम करें, हम लोग सिक्योर रहें, लॉस ऑफ लाइफ ना होने पाए, ठीक है। लेकिन जब हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं, स्टेट मतलब वो वाला स्टेट, ये यूपी बिहार वाला स्टेट की बात नहीं हो रही है, हाँ, कंट्री लेवल की बात आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसकी हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात यहाँ पे होती है, ठीक है। और जब हम बात करें वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे, तब हम बात किसी करेंगे? इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो ह्यूमन सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद हाँ, तो ह्यूमन, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये 3 लेवल हैं सिक्योरिटी के, ठीक। आपने मूवी देखी होगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, देखी है? नहीं देखी है? चलो, एक्सीडेंटल वॉर, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? जो डेलिबरेटली हो या बस हो जाए जाने अनजाने में, हो जाए ना, धोखे से। अच्छा, तो दिस टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन अ वॉर which may have resulted from maybe a technical malfunction or any mishappening। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ दिन पहले अपने कुछ मिसाइल को टेस्ट किया है, और उसको जापान के एयर स्पेस उड़ा के निकाल दिया बाहर। ये तो वही बात है कि पाकिस्तान कल को कोई अपनी मिसाइल चेक करें और टेस्ट करने के लिए यहाँ से पास करे और कहे ये ऐसे आएगी, तो यूपी हमारे ऊपर से मिसाइल जा रही है पाकिस्तान की। अब इसको देख के आप खुश हो जाएंगे क्या? अरे वाह, वो देखो मिसाइल जा रही है, या डरेंगे कहीं ऐसा ना हो यहीं गिरा दें, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका इंटेंशन ऐसा ना हो, बस आप ये काम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर कोई टेक्निकल मिसहैपनिंग हो गई होती, मान लीजिए वो कोरिया की जो मिसाइल थी वो सही में जापान में एक्सप्लोड कर जाती, अब इससे क्या होता? हो सकता है कोरिया के जो उसका जो इंटेंट था वो वॉर करने का नहीं था, उसका इंटेंट था बस अपनी मिसाइल को टेस्ट करने का, लेकिन उसका जो मिसाइल था वो हो सकता है उसके कमांड से बाहर निकल गया, कंट्रोल उसको नहीं कर पाया, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया, मैल फंक्शन कर गया मिसाइल, और लेट्स से जापान के अंदर जाके एक्सप्लोड कर गया, जिससे कई लोग वहाँ मर गए, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ऐसी मिसहैपनिंग से भी जापान क्या मानेगा? इसे ये तो एक्ट ऑफ वॉर मान लेगा, इसे लड़ाई में आ जाएगा। एक्सीडेंटल वॉर ऐसे हो सकती है। तो इट इज़ अनइंटेंशनल एंड नॉट डेलिब्रेट, ठीक है, ये जानबूझ के नहीं किया होता है, ये हो जाता है, ठीक। सेकेंडली, इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू परसेप्शंस, कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। जैसे देखिए तब से लेकर आज तक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है रशिया और यूएस में, जो अब तक सॉल्व नहीं हो पा रही, और अब यूक्रेन में एक तरह से प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। यूक्रेन वही चल रहा है, यूक्रेन में जो भी सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है वेस्टर्न कंट्री से मिल ही रहा है कहीं ना कहीं से,
और बाकी रशिया वहाँ पर अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉक्सी वॉर ही है एक तरह से, ये वेस्ट वर्सेस रशिया ही है पूरा, एक तरह से यही हो रहा है। जैसे सोवियत वर्सेस नाटो चलता था, ये अभी वही चल रहा है सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई, इट कैन बी कॉज्ड बाय ड्यू टू परसेप्शंस मिसकंस्ट्रक्टेड बाय अ स्टेट where it fails to read a particular situation correctly and responds with violence, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन सिनारियो जिसमें एक जो राज्य है या जो एक राष्ट्र है, कंट्री है, वो सामने वाले कंट्री की पॉलिसी को सही से रीड ना कर पाए, समझ ना पाए कि क्या करना चाहते हैं, और घबराहट में या एग्रेसिव होकर गुस्से में आके कोई एक वायलेंट कदम ले ले। हो सकता है वो कंट्री जो पॉलिसी अपना रही थी, शायद, जैसे अब आप देखिए, मतलब इसको लिंक कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि लिंकेज बहुत सही है। जैसे डोकलाम वाला इशू था, तो चाइना की आदत हमेशा एक प्रोवोक करने की, उसने हमें किया, ठीक है। बात अलग है कि इंडिया चाहता तो सीधे उस सिचुएशन को वायलेंस के साथ रिस्पॉन्ड कर सकता था, लेकिन हमने फिर भी किससे बात की कि हाई कमांड लेवल पे बातें हों, नेगोशिएशंस हो, उनको मूव बैक करने की हमने बोला, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे में कोई दूसरा स्टेट होता, लेट्स से वो कोई और कंट्री होती, इजराइल होती, आप वहाँ ही करके दिखा देते। चाइना ये जो भी काम करता है, अगर ये काम इजराइल में करके दिखा दे, इजराइल ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा, ठीक है ना। वो एक्सीडेंटल वॉर को सही में डेलिब्रेट वॉर में कन्वर्ट करना जानता है, ठीक है। तो वही है कि कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए जहाँ पर एक स्टेट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई या ऐसा स्टेप लिया जिसको सही से समझ नहीं पाया दूसरा स्टेट, दूसरी कंट्री, और वो अपने पे एक अटैक इसको मानकर पहले ही क्या स्टार्ट कर दे, एक वॉर इनिशिएट कर दे। तो इस तरह से भी कई बार एक्सीडेंटल वॉर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म समझिए, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जानते हैं क्या होता है? इंडिपेंडेंस मतलब क्या, आज़ादी है, लेकिन इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? निर्भरता है, आप निर्भर हैं एक दूसरे पे, यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब आपने जो एक्शन किया, आप उसी को रीड करके मैं अपना रिएक्शन दूंगा। मतलब जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा उसको काउंटर करने के लिए मैं भी करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की, समझ रहे हो? एक्शन रिएक्शन समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? अब इसको देखिए, एक ऐसा सिनारियो, एक ऐसा केस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं, एंटिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट हों या कुछ भी हों, दे आर अफेक्टेड बाय ईच अदर्स एक्शन। जैसे मान लीजिए कि स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, इसने कोई एक्शन लिया जिससे इस पर प्रभाव पड़ा, तो अब ये क्या करेगा? कोई और एक्शन लेगा इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट एन एंटिटी कैन बी अ स्टेट, कैन बी अ कंट्री, ठीक है, कैन बी एनी पर्सन, एन एंटिटी इज अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स डू एंड हिज एक्शंस मस्ट डिपेंड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स रेस्पॉन्सेस। मतलब अगर मान लीजिए एक व्यक्ति मैं हूँ, आई एम ए, अदर्स में मान लीजिए आप हैं, यू आर बी। आप जो करेंगे उससे मैं अफेक्ट होऊंगा और फिर मैं अपना एक एक्शन करूंगा। आपने कुछ बोला तो अब मैं भी तो कुछ बोलूंगा, ठीक है, और फिर मैं ये भी समझ के बोलूंगा कि अब आपका रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, और फिर उसका रिस्पॉन्स मैं क्या दूंगा, ठीक है ना। तो एन एंटिटी इज अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स डू। एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अफेक्ट होता है, ऐसी एक कंट्री दूसरे कंट्री से अफेक्ट होता है, और उसके साथ साथ ये कंट्री ये जो एक्शन लेगा ये डिपेंड करेगा आगे ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ अदर्स रिस्पॉन्सेस। प्रिडिक्ट करके अगला आप क्या कर सकता है तो मैं क्या करूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बात मुझसे बोली, अब मैं इस पर एक एक्शन ले सकता हूं, और जब मैं एक्शन लूंगा तो मैं ये भी जान रहा हूं कि अब आगे आप क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्स में, तो मैं आगे के भी 2-3 कदम के एक्शन रिएक्शन लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या मैंने बनाई? स्ट्रैटेजी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी किस तरह की है? इंटरडिपेंडेंस की है। ये तभी बन रही है, ये एक्शन रिएक्शन से हो रही है। आप जो करेंगे उसके रिएक्शन मैं कुछ करूंगा,
और फिर अब दोनों, हम और आप दोनों क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है ना। जैसे अगर ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए यूएस ने, उससे प्रभाव हमको पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ा, क्योंकि यूएस ने कहा कि अब ईरान से जो ट्रेड करेगा तेल पे उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे। तो अब इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ईरान से डील ना करना तेल की। तो इंडिया ने जो रिएक्शन लिया, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो यूएस का एक्शन था, उन्होंने क्या किया, ईरान पे एक सैंक्शन लगा दिया कि ईरान से आपको डील नहीं करना। तो मान लीजिए हम वहाँ से ऑयल बहुत इंपोर्ट करते थे, अब हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब ये इफेक्ट क्योंकि हम पे हुआ, और हमने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर हम कर देंगे तो यूएस क्या कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। ऐसी जब हमने रशिया से S-400 नाम सुना है, क्या है? हाँ, तो जब हमने उनसे S-400 की डील साइन करी रशिया से, यूएस ने मना किया, मत लीजिए वरना काटसा लगा देंगे आपके ऊपर। काटसा जानते हो क्या होता है? CAATSA, यही है ना, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिका की एडवर्सरी मतलब अमेरिका के दुश्मन को काउंटर करना, किस चीज से? उनके ऊपर सैंक्शंस लगा के, प्रतिबंध लगाकर। तो यहां पर अब हमारे पास भी दो ऑप्शन थे कि हमारा जो दोस्त रशिया है, इससे हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनवा रहे हैं, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो होता है, हम मंगवा रहे हैं क्योंकि रशिया हमारा हमेशा दोस्त रहा है, हमने उससे हमेशा वेपन्स लिए हैं। लेकिन हमें ये भी पता था कि ऐसे में यूएस हम पे क्या लगा सकता है, ये सैंक्शन एक्ट, क्योंकि रशिया से ये लेना मना था। लेकिन फिर भी हमने अपने क्या किए, प्रेडिक्शन किया कि क्या कर लेगा, सैंक्शन लगाएगा? नहीं लगा सकता, क्योंकि इंडिया क्या है, बड़ा मार्केट प्लेस है, सारी एमएनसीज यहाँ पर हैं, यूएस की खुद बड़ी बड़ी एमएनसीज हमारे यहाँ काम करती हैं, उनका ट्रेड भी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये प्रेडिक्शन कर दिया कि यूएस कुछ खास फिलहाल अभी नहीं करेगा, और यूएस को भी इंडिया चाहिए पावरफुल मोड में, ताकि वो चाइना और रशिया को हमेशा क्या कर सके, काउंटर कर सके। आगे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका, स्विंग स्टेट। ये वर्ड सुना कभी आपने, स्विंग स्टेट? स्विंग होमवर्क है, पढ़ के आना इसके बारे में। कई बार यूएस इस्तेमाल करता है इंडिया का एज अ स्विंग स्टेट। हाँ, एग्जैक्टली, काउंटर करने के लिए किसी और कंट्री को। तो स्विंग स्टेट का मतलब क्या होता है, ये आप ढूंढ के आएंगे, मुझे बताएंगे, पहले ढूंढिए इसको, स्विंग स्टेट। तो अब ऐसे में क्या, इंडिया ने प्रेडिक्शन कर ली कि ठीक है, लेट्स से अगर हम करते हैं तो हम पे काटसा लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हम पे यूएसए बहुत डिपेंडेंट है हर चीज़ में, ठीक है, और यूएसए को हमारी ज़रूरत है कहीं ना कहीं एशिया में चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए, या चाइना की जो इन्फ्लुएंस उसको रोकने के लिए। तो यूएसए हमसे दुश्मनी नहीं करेगा, और सही में उसने कुछ किया नहीं। तो ये सब क्या था, ये जो स्ट्रेटेजिक बनाई जा रही है, स्ट्रेटेजीज एक दूसरे की वजह से बनाई जा रही है। हमें पता कि हम ये कुछ करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ करूंगा तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो हम कोई भी जो एक्शन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी और रिएक्शन से आ रहा है, कि अगले ने कुछ किया तो हमने ये किया, और हम जो कुछ करेंगे तो अगला क्या कर सकता है। इसी को समझना और इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होकर, निर्भर होकर, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। और इसका इस्तेमाल होता है कॉन्सेप्ट में जिसको हम कहते हैं गेम थ्योरी। ये नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, अब सुन लो। ये समझ गए स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, समझ में आ गया? तो फॉर एन इंडिविजुअल टू डिसाइड व्हाट टू डू, दे मस्ट डिटरमाइन हाउ आर अदर्स गोइंग टू एक्ट। ठीक है ना, जैसे इंडिया को क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे पहले कि इंडिया क्या करे, इंडिया पहले सोचेगा कि अगला क्या करने वाला है, या अगला क्या कर सकता है। आपका हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो सकता है। तो हर एक एक्शन करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, उससे बचने के लिए या उससे अफेक्ट ना होने के लिए हम क्या करें। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक इंटर डिपेंडेंस कहते हैं। ठीक, अब आपने अगर इतना समझ लिया है तो एक कॉन्सेप्ट पर समझिए, ये कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी। ठीक, अब इसको समझते हैं।
अभी आपने ये वर्ड पढ़ा था स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। इसमें आप कह सकते हैं एक एंटिटी या एक स्टेट दूसरे स्टेट पर निर्भर है कहीं ना कहीं किसी चीज़ों के लिए, और उसके एक्शन रिएक्शन से इसके एक्शन रिएक्शन इफेक्ट हो जाते हैं। एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है। स्टेट ए जो भी एक्शन लेगा उसको देखते हुए स्टेट बी अपना रिएक्शन देगा, और ये जानते हुए कि स्टेट ए फिर से नया एक्शन क्या ले सकता है, उसको काउंटर करने के लिए स्टेट बी को बहुत कुछ सोच समझ के अपना नेक्स्ट स्टेप निकालना होगा। तो गेम थ्योरी में क्या होता है, इट्स एन इंटरैक्टिव डिसीजन थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ डिसीजन मेकर्स इन सिचुएशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, लूडो खेला कभी, और आजकल ऑनलाइन ही लूडो खेलते रहते हैं बहुत, तो उसमें क्या करते हो, या चेस तो खेले ही होगे। तो सामने वाले की 4 चालें आगे सोच के चलते हो ना, कि अगर मेरा घोड़ा इतने खाने आगे जाएगा तो उसका हाथी कहाँ कहाँ मुझे मार सकता है, या अगर मैं अपने वजीर को बाहर निकालूंगा तो मेरा राजा कब कैसे कितना एक्सपोज हो सकता है। तो अगर मैं 3 चाल ऐसे चलूँगा तो उसको काउंटर करने के लिए सामने वाला 4 चालें ऐसे चल सकता है। यही क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग, उस पर निर्भर होके, और वो भी आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा आपका एक्शन होगा वैसे उसका रिएक्शन होगा, और जैसा उसका होगा वैसे ही आपका होगा। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो आप दोनों कौन है जो गेम खेल रहे हैं? यू आर डिसीजन मेकर। भाई कौन सी चाल चलनी है वो कौन डिसाइड करता है? डिसीजन मेकर, जो डिसीजन लेगा। और डिसीजन कौन लेता है? स्टेट, कंट्री है ना, जो उनका हेड क्या है, जो भी है हेड। हमारे यहाँ मान लीजिए हेड गवर्नमेंट हमारी है मोदी साहब, तो वो देश में क्या बन गए हमारे मेन डिसीजन मेकर। ऐसे ही मान लीजिए चाइना के शी जिनपिंग, उनकी गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसी, डिसीजन मेकर। तो गेम थ्योरी एक डिसीजन मेकिंग थ्योरी है जहां पर बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है कि एक सिचुएशन है जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज या स्टेट किस सिचुएशन में हैं, दे आर अंडर स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। तो अब एक दूसरे को काउंटर करने के लिए वो कौन से कदम उठा सकते हैं, कौन सी नीतियां बना सकते हैं, कौन से डिसीजन ले सकते हैं, इसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग थ्योरी लाई गई, जिसको हम कहते हैं गेम थ्योरी। अब इसको समझने के लिए फिर वही बात एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको इकोनॉमी काफ़ी एग्जाम्पल समझाए थे, जो लोग इकोनॉमी मुझसे पढ़ चुके हैं, तो आइए इसको भी, इस कॉन्सेप्ट को समझिए एग्जाम्पल से। तो देखिए आसान तरीके से इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 स्टेट्स हैं। स्टेट समझ गए क्या होते हैं? स्टेट डेफिनेशन वो 4 चीज़ें हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन और टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक है, तो स्टेट, मान लीजिए 2 स्टेट हैं, 2 स्टेट्स ए एंड बी। ठीक, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट स्टेट बी इंक्रीजेस इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। ठीक है ना, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ए और बी। बी ने क्या किया, अपने यहाँ बजट बहुत बड़ा बना दिया इस बार। किस चीज़ के लिए? आर्मी को, मिलिट्री को, इंडियन नेवी, एयर फोर्स, मिलिट्री, इन सब को एक्सपैंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इनका इंफ्रा बढ़ाने के लिए। अब अगर ऐसा स्टेट बी कर रहा है तो स्टेट ए क्या करेगा? कुछ सोचेगा यार ये इतना क्यों कर रहा है? याद आया आपको आर्म्स रेस चल रही थी यूरोप में, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे नेशन स्टेट्स आज़ाद हो गए थे, वो पोप के राज के बाद वो सब तेज़ी से क्या कर रहे थे? तो जैसे एक छोटा सा स्टेट अपने यहाँ आर्म्स बनाना शुरू करता था, दूसरा तुरंत देख के स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, ये भी आर्म्स बनाना शुरू। इसको देख के तीसरा स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, आर्म्स बनाना शुरू। आर्म्स मतलब हथियार बनाना शुरू। क्यों? कि आपने एक्शन दिया आर्म्स बनाने का, हथियार बनाने का, तो दूसरा जो बैठेगा वो भी अपना रिएक्शन देगा ना, क्योंकि इसको भी डर है कि ऐसा ना हो ये हथियार आप इसी पे चला दें। तो आपको काउंटर करने के लिए इसके पास भी एक स्टेप होना चाहिए। तो इसने भी डिसीजन लिया आपके डिसीजन को देखते हुए। आपका डिसीजन क्या था? हथियार बनाना। तो इसने भी डिसीजन ले लिया आपको काउंटर करने के लिए, हम भी बनाएंगे। इसने कहा हम भी बनाएंगे, और अब तेज़ी से ये स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करना शुरू कर गए। इनसिक्योर फीलिंग इनके अंदर आना शुरू हो गई, मिलिट्री एक्सपेंशन शुरू हो गया, यहीं से आर्म्स रेस, न्यूक्लियर रेस, स्पेस रेस शुरू हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ये आर्म्स रेस, न्यूक्लियर रेस, स्पेस रेस हुई है, ये सब हुई है कैसे? स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से हुई। तो जो एग्जांपल अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं,
तो अगर स्टेट बी ने इंक्रीज कर लिया अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा ली मान लीजिए, ठीक है, इस केस में इसको क्या परसीव करेगा, परसीव मतलब ऑब्जर्व करना, स्टेट ए इसको मानेगा क्या, एक खतरा, थ्रेट। याद करिए ये डेफिनेशन जो ऊपर अभी आपने देखी थी सिक्योरिटी की, याद आ रहा है, एब्सेंस ऑफ एनी थ्रेट, याद आया, देखिए सिक्योरिटी, सिचुएशन ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी थ्रेट। तो अब तक स्टेट ए और स्टेट बी एट पार थे, बराबर थे कैपेबिलिटी में, लेकिन स्टेट बी ने क्या किया, फटाक से अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू किया। तो अब स्टेट ए खतरे में आ गया कि यार अब तक कोई खतरा हम पे था नहीं, लेकिन बी जो है अब हम पे चीज़ों को इम्पोज कर सकता है, उसके पास एमिनेशंस आ गई हैं। तो अब इस केस में स्टेट ए क्या करेगा, स्टेट ए अब एक डिसीजन लेगा, किसको देखते हुए, स्टेट बी के स्टेप को देखते हुए। स्टेट बी का स्टेप क्या था, आर्मी को इन्हेंस करना, मिलिट्री पावर को बढ़ाना। तो दिस वॉज ऑब्जर्व बाय स्टेट ए एज अ थ्रेट, स्टेट ए ने इसको खतरा मान लिया, क्या ये तो खतरा है हमारे ऊपर। अब स्टेट ए ने क्या दिया, अपना इस एक्शन के प्रति रिएक्शन दिया। रिएक्शन में क्या किया, बाय इंक्रीजिंग इट्स ओन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। स्टेट ए ने भी बी को देखते हुए अपना बजट में मैक्सिमम एलोकेशन किसको दे दिया, मिलिट्री को, लो बनाओ, प्रोडक्शन करो किसका, हथियारों का, और बढ़ाओ। ये क्यों किया, स्टेट बी के चाल को देखते हुए, उसके एक्शन को देखते हुए। तो ये स्ट्रैटेजिक क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। लेकिन स्टेट ए ने क्या लिया, एक डिसीजन लिया, डिसीजन मेकर है, किसको देखते हुए, स्टेट बी के स्टेप को देखते हुए। स्टेट बी का स्टेप क्या था, इंक्रीज करना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ स्टेट ए इज परसीव्ड बाय स्टेट बी डिफरेंटली। अब स्टेट बी को नहीं पता था कि स्टेट ए क्यों कर रहा है ऐसा। लेट्स से स्टेट बी का मन था कि नहीं मुझे अपनी आर्मी बढ़ानी चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि यार स्टेट ए को क्या फर्क पड़ता है इससे। समझो, मान लीजिए मैं एक बहुत ही भोला वाला व्यक्ति हूँ, मान लीजिए मतलब, तो अब मैंने कोई काम किया बिना ये सोचे समझे कि इस पर आपका क्या प्रभाव होगा, मैंने तो कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं बी हूँ, मैंने अपनी आर्मी बढ़ा ली, लेकिन अब आपने क्या किया, आपने मुझे देख के अपनी आर्मी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या किया तुमने। अब मुझे तुमसे और खतरा होने लगा कि अच्छा अगर मैं करूँगा तो तुम भी करोगे, ओके। तो अब ये जो रिएक्शन ए ने दिया, इसको ऑब्जर्व बी ने अलग तरीके से किया। स्टेट बी फील्स दैट इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय स्टेट ए हैज़ रिड्यूस द मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टेट बी। अब इसको देख के मुझे डर लगेगा, अच्छा ये हमसे तेज निकल रहे हैं, कल को ऐसा ना हो हमसे आगे निकलने हमको दबा दें, हमारी बाउंड्री ब्रीच कर दें, हम पे कब्जा कर लें। समझ में आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें मन में मेरे आना शुरू हो जाएंगी। अब ऐसे मैं क्या करूँगा, अब स्टेट बी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्शन देगा, क्या करेगा इन टर्न, नाउ स्टेट बी विल इंक्रीज इट्स ओन आर्म्स बजट। अब मैं अगली बार का अपना बजट जो आर्म्स वाला है, मतलब हथियारों के प्रोडक्शन में जो पैसा देना है मुझे, और बड़ा कर दूंगा। दस एन एक्शन लीड्स टू अ रिएक्शन। और अब ये कंटिन्यू होता रहेगा, मैं बढ़ाऊंगा वो बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा मैं बढ़ाऊंगा। अब हम दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जानते क्या हो जाएंगे, इनसिक्योर फीलिंग। अब हम ग्रुपबाजी करेंगे, अलायंस बनाएंगे। याद आ रहा है वर्ल्ड वॉर 1, जर्मनी को देख कर घबरा गए, कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। जर्मनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, आर्म्स बढ़ा रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, कॉलोनीज बना रहा था अपनी। इसको देख के जो पुराने ओल्ड इम्पीरियलिस्टिक पावर्स थी, कौन कौन सी, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने आपस में क्या कर लिया, आओ ग्रुप बनाए। तो मैं भी अब किसी और से ग्रुप बनाऊंगा, आप मुझे काउंटर करने किसी और से ग्रुप बना लेंगे, अलायंस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अलायंस फॉर्मेशन भी क्यों हुआ, गेम थ्योरी पीछे है इसकी, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस पीछे है इसके। समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो अभी तक जो आपने वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, नाटो, वार्सो पैक्ट, ये सब पैक्ट क्यों बनाए गए, नाटो क्यों बनाया गया, गेम थ्योरी, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, एक्शन हैज रिएक्शन। समझे, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, टर्म्स को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए, एक्टर। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, आईआर की। आईआर में
हर वो शख्स, हर वो बॉडी, हर वो गवर्नमेंट, हर वो कंट्री, हर वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बन सकती है, एक्टर बन सकती है। एक्टर बनने के लिए कुछ चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन IR, एनी एंटिटी विच प्लेस एन आइडेंटिफाइबल रोल, मतलब लोग पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जाने कि हाँ ये हैं कुछ, मतलब पहले आपकी कुछ एक आइडेंटिटी होना चाहिए। मैं एक्टर नहीं बन सकता, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जब तक मुझे कोई आइडेंटिफाई ना करे कि हाँ इनकी भी कुछ पहुंच है, ये भी कुछ कर सकते हैं, और इनकी वजह से बाकी देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये बाकी देश पे प्रेशर डाल सकते हैं कोई काम करने के लिए। तो आई एम एन एक्टर इन IR। एक्टर वो हो जाता है जो अपने कामों से, अपनी पॉलिसीज से या अपनी आइडियोलॉजीज से किसी दूसरे स्टेट को या लोगों को अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने में, रीथिंक करने में मजबूर कर सकता है। जैसे कि एन एंटिटी विच प्लेज एन आइडेंटिफाइबल रोल और इज अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब खुद का पार्ट है उसमें। जैसे गवर्नमेंट हमारी है, उसका पार्ट क्या है कि देश को आगे लेके जाना, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना। तो और देश के लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं गवर्नमेंट को, समझते हैं कुछ इसको। ऐसे ही जो वर्ल्ड में बाकी लोग हैं, बाकी गवर्नमेंट्स हैं, वो हमारी गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करती है, समझती है, जानती है, एक पहचान हमारी है, और हमारी वजह से दूसरे देश अपनी नीतियाँ चेंज कर सकते हैं, या तो हमारे अगेंस्ट या हमारे अकॉर्डिंग, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, एक्टर का मतलब ये है, एक्टर इज एन इंडिविजुअल, या तो एक हो या कलेक्टिव एंटिटी, एक ग्रुप हो, विच इज कैपेबल ऑफ, उसके पास क्या क्षमता हो, डिवाइजिंग अ पर्सनल स्ट्रेटेजी एंड एक्टिंग ऑटोनॉमसली इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो एक्टर एक व्यक्ति हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, जिसके पास वो क्षमता है कि वो कोई रणनीति बनाकर कुछ एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है, और उसको पूरा करने के लिए वो जो भी कदम उठाएगा वो ऑटोनॉमसली उठाएगा। ऑटोनॉमस मतलब बेटा, हाँ, अपने अकॉर्डिंग, उसके पास कुछ आज़ादी है, बिना किसी डोमिनेशन के वो काम कर सकता है। तो स्टेट एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है बेसिकली, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे जितने भी अभी आपने स्टेट्स देखे हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो सब क्या हैं, अपने आप में एक्टर हैं। इनके पास क्षमता है, एक कलेक्टिव एंटिटी है, एक ग्रुप है, ठीक। उनके पास पावर है स्ट्रेटजी बनाने की, खुल के काम करने की, और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने अपने हितों को पाने के लिए वो ये काम करते हैं, ठीक। तो सारी कंट्रीज किस में आ गई, एक्टर कैटेगरी में आ गई। आप इनका नाम जानते हैं, IGO समझते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जिसमें कई देश की गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं। UNO है, अलग अलग देश की सरकारें उनके मेंबर कंट्रीज हैं, वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्रीज हैं, नाटो कई सारी कंट्रीज का पार्ट है ना, गवर्नमेंट्स पार्ट है ना, क्वाड, RCEP, आसियान, सार्क, ये सब क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। SCO भी हुआ था, क्या है वो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की समिट हुई, मीटिंग हुई, कई सारे देश के गवर्नमेंट्स के लोग वहाँ पे आए, इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और उनका मेन काम क्या है, वो एक कलेक्टिव एंटिटी है। जैसे आप देख लीजिए, हम बात करते हैं अगर SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक कलेक्टिव एंटिटी है, ग्रुप है, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग कंट्रीज़ का, जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, खुल के काम करेंगे, क्या करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। जो ऑब्जेक्टिव SCO के हैं उसको पूरा करने के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। ऐसी G7, G20, क्वाड, RCEP, आसियान, ये सब क्या है बेटा, ऐसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जितने भी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। जैसे कि इंटरनेशनल में नाम देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, नाम सुना है इसका कभी, क्या है ये, ह्यूमन राइट समझते हो, उसको एडवोकेट करती है। ऑक्सफैम पॉवर्टी वगैरह की बात करती है, हाँ ठीक है ना। ऐसे कई सारे NGOs हैं, ये सब भी किस में आएंगे, दीज आर एक्टर्स, क्योंकि इनका भी कुछ क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ये भी क्या है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। और हो सकता है IGO मतलब ये, और NGO ये,
दोनों मिलकर एक साथ काम करें। जैसे कि IUCN, जिसने मुझसे पढ़ रखा है एनवायरमेंट इकोलॉजी, मैंने IUCN रेड लिस्ट समझाया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद आया? और मैंने कहा था ये एक एसोसिएशन जिसमें कई सारी गवर्नमेंट्स, NGOs और अलग अलग एसोसिएशन मिलकर एक साथ काम करते हैं। IUCN जो है वो ना ही एक फुल फ्लेज IGO है, ना ही एक फुल फ्लेज NGO है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें गवर्नमेंट्स भी मिली हुई हैं, मतलब स्टेट्स भी मिले हुए हैं, और कई सारे देश के NGOs भी मिले हुए हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ मिली हुई हैं। तो IUCN भी क्या है? एक कलेक्टिव एंटिटी जो कि स्ट्रेटजी बनाता है, क्या करने के लिए? जानवरों को सुरक्षा देने के लिए। याद आ रहा है ना? कई जानवर एंडेंजर्ड होते हैं, बचाने के लिए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए बचाने के लिए, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए खुल के काम करता है ही नहीं करता है? वो भी क्या बन गया? स्टेट एक्टर। ऐसे ही जितने भी ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, जितने भी हैं, जो भी आपको नाम याद हैं, वो सब के सब क्या हैं? एक्टर। क्रिमिनल ग्रुप्स प्रमोटिंग टेररिज्म, ऑल दीज आर ऑल्सो एक्टर्स। समझ पा रहे हो? जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ हैं वो भी एक्टर हैं, एक ग्रुप हैं। उनका ही मेन काम क्या है? अपने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, और वो खुल के काम करती हैं, और इनके अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग बाकी देशों को, बाकी लोगों को, बाकी स्टेट्स को, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को, इनके अकॉर्डिंग अपने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, या इनको देखते हुए एक्शन या रिएक्शन देना पड़ता है। तो एक एक्टर एक एक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या है? सब एक्टर्स हैं। व्हाट दे डू? एक्शन। इस एक्शन का यही लोग रिएक्शन भी देते हैं, और जब ये एक्शन रिएक्शन होना शुरू हो जाए, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस शुरू हो जाती है, और फिर जो थ्योरी इसको बताती है इसको हम कहते हैं गेम थ्योरी। तो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, अलग अलग IGOs, अलग अलग NGOs, अलग अलग MNCs, ये सब अलग अलग काम करते हैं। इनका प्रभाव अलग अलग देश, अलग अलग लोगों, अलग अलग रीजन पे पड़ता है, और अलग अलग रीजन, अलग अलग लोग, अलग अलग देश इनके एक्शंस को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को अलाइन करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, या इनके अगेंस्ट रिएक्शन लेते हैं, या इनके साथ मिलकर काम करते हैं। ऑल दीज आर एक्टर्स। इनमें से वो एक्टर्स जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ हैं या गवर्नमेंट उनके साथ है, दीज आर स्टेट एक्टर्स। मैंने बताया था वर्ड आप सुनते हैं, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, जिनको गवर्नमेंट एंडोर्स नहीं करती, जिनके खिलाफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के साथ नहीं है, गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई नहीं करती, स्टेट उनको आइडेंटिफाई नहीं करता, नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट। ऐसे ही जितनी भी संस्थाएं हैं जहां डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दीज आर नॉन स्टेट एक्टर्स। जहां पे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो क्या हैं? स्टेट एक्टर्स। जैसे ये सब क्या है? स्टेट एक्टर्स। यहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना, स्टेट एक्टर्स। और जहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट बैक नहीं करती उस चीज को, एनी एक्शन विच इज डन बाय एन एक्टर and that action is not supported, not identified by the state, so that action done by that actor is termed as non state actor। समझ पा रहे हो? अब क्लियर हुआ? तो अब आपने ये देख लिया कि एक्टर्स क्या होते हैं, स्टेट नॉन स्टेट आप जान गए हैं, गेम थ्योरी आप समझ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस आप जान गए हैं क्या होती है, एक्सीडेंटल वॉर क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, स्टेट क्या होता है। इसके आगे के शब्द हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे एडजुडिकेशन से, अलायंस से, आर्बिट्रेशन से, आर्मिस्टाइज से, एशियन टाइगर से, एजाइलम से, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाएंगे, उसके बाद IR पढ़ना, समझना, पेपर रीड करना आपके लिए काफ़ी ईजी टास्क हो जाएगा। आप इन शब्दों से फेमिलियर हो जाएंगे। ये वर्ड्स जहाँ भी आएंगे आपको तुरंत गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा, विकीपीडिया देखना नहीं पड़ेगा, आप मतलबों को समझना शुरू करेंगे। रटने से अच्छा आप समझना शुरू करेंगे चीज़ों को। अब IR थोड़ा समझ में आ रही है, इसीलिए मैंने पहले आपको वर्ल्ड वर्ड्स पढ़ाई, ताकि जब मैं इन वर्ड्स का यहाँ पे इस्तेमाल करूँ आप समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप समझ पाएँ कि गेम थ्योरी को लिंक मैंने कैसे वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 से किया। वो जो अलायंस वहाँ पे बन रहे थे वो किसका, हाँ, क्योंकि वहाँ पे हर एक कंट्री तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जिससे एक देश ने अपने हथियार बनाए, वो एक एक्शन हुआ, उसको देख के दूसरे स्टेट ने क्या किया, अपने हथियार और बनाए,
इंटरडिपेंडेंस, गेम थ्योरी वहीं पे आई, अलायंस बनना शुरू हुआ, वॉर होना शुरू हुआ। समझ पा रहे इस चीज़ को? ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ एक बेस दिखाया यूरोप का कि वहाँ से सब कुछ ओरिजिनेट हुआ है, बेसिकली जितने भी ये टर्म्स हैं नेशन स्टेट्स वाले, ये सारी चीज़ें, और वहीं से कई सारे बड़े बड़े विश्व युद्ध स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ओके, तो ये कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं, ये हम आगे क्लास में करेंगे, और इसी के बाद, इसको ख़त्म होने के बाद अब आप शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे किन हालातों में बनी, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि हम लोग कोल्ड एरा में आज़ादी पाए थे, कोल्ड वॉर उस समय चल रहा था, कोल्ड वॉर एरा में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो कोल्ड वॉर क्या है वो आप जान गए हैं, तो उस सिनेरियो के बीच में हम अपने पढ़ेंगे IFP, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और समय के साथ वो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव कैसे आए। जब कोल्ड वॉर एरा ख़त्म हो गया उसके बाद हमने कुछ तो चेंज किया होगा अपनी पॉलिसी को, अलग अलग, और मैंने बताया था कि जो डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है ये डायनेमिक होती है, गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो अलग अलग सरकारों ने क्या क्या बदलाव किए उसको देखेंगे। नेहरू जी के समय क्या था, शास्त्री जी के समय क्या हुआ, गांधी जी के, मैडम गांधी के समय क्या हुआ, ठीक है ना, मनमोहन जी के समय क्या था, मोदी जी के समय क्या है, मोदी जी 2.0 के समय क्या है, ये सारे अलग अलग PMs के एराज को समझेंगे, और उसमें हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे इसमें बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, जब आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी और उसके एवोल्यूशन को समझ जाएंगे अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंडिया और उसके नेबर्स को पढ़ना, मतलब अब इंडिया को बीच में रख के चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इनसे हमारे जो संपर्क हैं और संबंध हैं, IR, इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद इंडिया के जो रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़, अलग अलग ब्लॉक्स जो बने हुए हैं उनके साथ पढ़ेंगे। इस तरह से ये चीज़ आगे बढ़ना शुरू होगी, और उसी के साथ बीच बीच में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, IMF हो, ये कैसे बनी, किस तरह से बनी, क्या इनके काम है, क्या इनके मैंडेट हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या रोल्स हैं, वो सब भी पढ़ते रहेंगे। और इसी बीच बीच आप लोग का काम ये है कि आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहें, ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। इस समय पेपर पढ़ना आपके लिए आसान भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, ओके, कोई डाउट?